किस तरीके से आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं? 2010 से बहुत बूम आया बिहार के लिए। शुरुआत 2000 रुपये प्रति कट्ठा से हम शुरुआत किए। 2 साल 3 साल वहाँ अगर आप सीखते हैं और उसके बाद अपना कुछ करते हैं तो आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो किसी मोटिवेशन या किसी ट्रेनिंग से नहीं मिलेगा। क्या रियल एस्टेट में रिस्क उठाने में कोई खतरा होता है या रिस्क लेना चाहिए ज़रूर? अगर आपको कुछ अगर ज़िंदगी में करना, जीवन में कुछ करना है, 5 लाख लगा कर भी 50 लाख कमा सकते हैं। रियल एस्टेट वो बिजनेस है। 90% फेल होने का इसका खास कारण है कि रियल एस्टेट को लोग मानसिकता लेके आते हैं कि इसमें जाएंगे बस पैसा तो यहाँ पे बस बरस रहा है। सोशल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि रियल एस्टेट में मैंने कदम रखा और मेरे पास आज डिफेंडर है, मेरे पास आज फॉर्च्यूनर है। तो जो दिखाया जा रहा है और जो सच में रियलिटी है उसमें कितना अंतर है? लॉजिक में फिट नहीं बैठता है। लेकिन हाँ इतना है कि रियल एस्टेट आपका जो है बिजनेस ही ऐसा बिजनेस है जो आप इसको जीरो से शुरू कर सकते हैं। हम लोग का पूर्वज ही समझाते थे, बताते थे, कुछ ना बउआ समझ में आए तो रियल एस्टेट जमीन खरीद लो। रियल एस्टेट जो है रियल बिजनेस है क्योंकि इसके नाम में ही लगा हुआ है रियल। जैसे भगवान भागवत गीता में बोले हैं कि मैं ही भगवान हूँ, वैसे रियल एस्टेट जो है यही कहता है कि मैं ही रियल हूँ। क्या छोटे शहरों में भी इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं जिससे लोग डरते हैं? ज़मीन खराब हो, विवादित हो, आदमी सही हो, डेवलपर सही हो। आप तो ज़्यादा महंगा दे रहे हैं तो फिर आप पे ट्रस्ट कैसे लोग कर ले रहे हैं? बाकी तो सस्ते में दे रहे हैं। जैसे ही आपके दिमाग में ये एक बात घुस गया कि हम पूरा अब इसका ज्ञाता हो गए हैं, वहीं से आपका। क्या लोग बिहार में आज के डेट में निवेश कर सकते हैं? क्या उनका आज का किया हुआ निवेश आगे उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा? अभी ये कंडीशंस है या नहीं? अभी बिहार में खासकर पटना में अभी इन्वेस्ट करने का बहुत सारे पॉडकास्ट आप देखते हैं और सुनते हैं और लोगों की कहानियाँ आप समझते हैं, माइंडसेट समझते हैं और फिर खुद पे अप्लाई करते हैं। लेकिन कभी ना कभी हमें ये भी लगता है कि हमारे लाइफ में तो बहुत संघर्ष है। मैं संघर्ष करके एक लेवल तक तो स्टैब्लिश हो सकता हूँ, लेकिन क्या मैं साम्राज्य बना सकता हूँ? तो हाँ, आप बना सकते हैं साम्राज्य। रियल एस्टेट पे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो इस पे आज की कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट है सुनना, क्योंकि इससे आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। कैसे आप ज़ीरो प्रॉपर्टी से आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को बना सकते हैं। किस तरीके से आपका एक माइंडसेट आपकी सारी मेहनत को बदल देता है इनकम में। कैसे आप पूंजी कमा सकते हैं रियल एस्टेट में। इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलने वाला है आज के पॉडकास्ट में, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपनी संघर्ष से जो शुरुआत की थी आज उसको बदल दिया है साम्राज्य में। आज वो एजी होम्स के मालिक हैं। उनके पास इतनी प्रॉपर्टीज़ है कि लोग सिर्फ ट्रस्ट करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो प्रमेश जी से प्रॉपर्टी ले रहे हैं यानी कि उसमें कुछ तो दम है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे इन्होंने अपने संघर्ष वाले दिनों में ये सोचा कि मुझे कुछ करना है? ये कहानी इंस्पायरिंग है, मोटिवेशन आपको देगी और साथ ही साथ आपको ये सिखाएगी कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है और ग्रो करना है रियल एस्टेट में। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया सर। और आपके बुक्स के थ्रू मुझे पता चला, आपने जो एक बुक लिखा है उसके थ्रू पता चला कि कैसे आपने संघर्ष से साम्राज्य बनाया है और आपकी कहानी कितनी इंस्पायरिंग है। प्रमेश, ये नाम अपने में ही बहुत अलग नाम रखा आपके माँ बाप ने। तो कैसा रहा आपका बचपन? किस तरीके से आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आई कि आपको रियल एस्टेट में ही आना है? ये मेरा कुछ सोचा समझा हुआ ये नहीं था कि हम रियल एस्टेट में ही आएंगे। हम तो सोचते हैं कि रियल एस्टेट में हम खुद से नहीं आए हैं, हमको कोई शक्ति जो है सो इसमें हमको लेके आया है। क्योंकि कारण है कि हम अगर अपने लाइफ को अगर 2 पार्ट में अगर इसको डिवाइड करें तो पहला 1995 से 2010 और 2010 से 2025 तक का हम उसको कर सकते हैं। अभी हम 1995 से अगर हम लोग शुरू करें तो वहाँ से मेरा याददाश्त जो है सो वहाँ से हमको याद है, बाकी का उसके पीछे का बचपन का
हम ये उतना नहीं कर सकते हैं। तो 1995 से हम ये शुरुआत करें तो उस समय से मेरा जो 95 से इसलिए याद है क्योंकि वो साल मेरे ज़िंदगी का ये था, माने क्या कहा जाए, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट नहीं था वो, माने पूरा मेरा स्ट्रगल, अब पूरा एकदम वो संघर्ष वाला दिन था हमारे पेरेंट्स के लिए। जी। तो वो साल चूँकि हम लोग का 1995 में पूरा जो ज़मीन, जो हम लोग किसान फैमिली से हैं हम, मेरे पिताजी भी किसान ही थे। तो मेरा पूरा किसान का जो होता है सो ज़मीन ही होता है। तो ज़मीन जो था पूरा हम लोगों का केस में उलझा हुआ था। पूरा ज़मीन हम लोग को 95, 96, 97 3 साल पूरा नीलाम हो गया था ज़मीन। तो बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा। उसके बाद 2000 में हमारे पिताजी का ये हो गया, लिवर ये हो गया था, डैमेज हो गया था। डॉक्टर उनको जवाब दे चुका था। 2 साल में वो अपना 2002 तक सरवाइव किए। उसके बाद उनका ईयरली ये हो गया। उसके बाद से मेरा ये कहानी जो है हम 12th तक ही जो है सो, 12th में जब हम थे तो पिताजी हमारे एक्सपायर कर गए। तब से अपना बिजनेस, अपना कुछ अलग अलग जो समझ में आया, जो एक होता है कि अब हमको वर्तमान ठीक करना है। मेरा दिमाग में एक ही चीज़ बात उस समय घूम रहा था कि अगर वर्तमान आप अगर अभी आप ठीक करते हैं तो भविष्य आपका ठीक होगा। तो वर्तमान को पहले हमको ठीक करना था। ये चुनौती को हमने स्वीकार किया और आगे हम लोग वहाँ से आगे बढ़े। तो जो समझ में आया, जो अच्छा लगा, कंप्यूटर पहले सीखे उसके बाद हमको लगा कि नहीं तो इसी से रिलेटिव ये डाटा एंट्री वाला कुछ कर देते हैं। तो जो भी डाटा एंट्री में कुछ नया नया काम उस समय आया था वो सब में पैसा अपना कुछ गंवाए। उसके बाद फिर जो हम लोग ये किए इंस्टीट्यूट वगैरह सिखाने के लिए, फिर उसके बाद स्टूडियो खोले। स्टूडियो में आई कार्ड वगैरह स्कूल वगैरह का ये किए। उसी दरमियान जो पिताजी हमारे एक्सपायर किए थे तो हुआ कि जब इसी स्टूडियो को थोड़ा सा और इसको बड़ा में एक्सपेंड किया जाए, इसको और बड़ा लेवल पे हम माने करने का उसका, तो वहीं से एक टर्निंग पॉइंट हमारा रियल एस्टेट का, जैसे कोई शक्ति हमको वो वहाँ पे घुमा रहा था कि नहीं तो आपके लिए ये फील्ड बना हुआ है यहाँ। तो वहाँ से मेरा ब्लॉक में चूँकि जो हम लोग जाते थे, अपना रसीद जो है, अपना रसीद जो होता है तहसीलदार, जो पहले तो अब तो अस्थाई अपना ब्लॉक में बैठता है, लेकिन पहले जो था से रसीद जो काटता है तहसीलदार उसको बोलते हैं, मेरे यहाँ कर्मचारी बोलते हैं। तो वो लोग घर पे घूम घूम के पहले रसीद काटते थे। तो 10 दिन में कोई दिन एक आध दिन भेंट हो जाता था ब्लॉक में, जिस दिन सब लोगों का मीटिंग वगैरह होता था। तो 1 साल से हम वहाँ ब्लॉक में आ जा रहे थे तो कर्मचारी हमको पहचान चुका था कि हाँ ये फलाना गांव के हैं, परमेश जी हैं, इनका ये है वह है। तो वही हमारे सरकार का जो सेकेंड टर्म था 2005 में, जो वहाँ बिहार में गवर्नमेंट हम लोग का चेंज हुआ। उसके बाद 2010 में वहाँ पे दूसरा टर्म जो फिर आया नीतीश जी का। उसके बाद रोड वगैरह बहुत सा डेवलपमेंट का कार्य हुआ, जिसके कारण रियल एस्टेट में 2010 से बहुत बूम आया बिहार के लिए खासकर। उसी समय मेरा रियल एस्टेट में एंट्री हुआ। ये वहाँ पे हमारे गांव के आसपास 50 एकड़ का एक फार्म हाउस, एक डॉक्टर थे हमारे जो प्रतिष्ठित हैं, ये डॉक्टर हैं वहाँ का, तो उनका ही हम लोग काम से स्टार्ट किए हम। और काम का रीज़न था वही कर्मचारी जो है उनसे संपर्क कराया तहसीलदार जो था कि आप वहाँ पे अपना प्रॉपर्टी का काम कीजिए, परमेश जी का स्टूडियो वगैरह। वो अपना जो है से पीछा उनसे छुड़ाना चाहता था, क्योंकि वो लोग थे बड़े बड़े, उनके टीम में IAS IPS भी लोग भी थे, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे कौन कौन हैं। तो वो लोग भी थे। तो वो लोग उनको बुला के कर्मचारी को बताते थे कि नहीं हमको वहाँ किसान से मिलवाइए और ज़मीन दिलवाइए, हम लोगों को वहाँ पे बड़ा सा फार्म हाउस चाहिए, बनाना है। तो कर्मचारी जो था बेचारा अपना काम छोड़ के यहाँ आके इनके ऑफिस में रोज़ चक्कर लगाता था। गांव में किसान से मिलता था, लेकिन कोई किसान ज़मीन देने को तैयार नहीं हो रहा था। तो हमने वहाँ पे कर्मचारी ही हमको जाके फिर मिलाया डॉक्टर साहब, बोला कि हमको एक शर्त रख दिया कि आपका रसीद हम
तभी आपके नाम पे नामांतरण करेंगे, मम्मी के नाम पर तभी करेंगे कि जब आप जाके मिलिएगा रियल एस्टेट में उनका ज़मीन और दिलवाइएगा। तो वहाँ से मेरा रियल एस्टेट में शुरुआत 2,000 रुपये प्रति कट्ठा से हम शुरुआत किए। तो उस समय तो मेरा एज काफ़ी कम था 2010 में, एज में उस समय मेरा 25 साल एज था। तो उस समय मेरा तो कोई वैसा कुछ ना गांव में मेरा बेस था ना कुछ था, ना मेरे पास गार्जियन भी अर्जेंटली उनका हो गया था तो हाँ देहांत हो गया था। तो उसके बाद से फिर हम एक गांव के ही हमारे एक थे परिचित, जो उनके साथ मिल के हम लोग वो पूरा काम 50 एकड़ का उनका टाउनशिप का काम जो फार्म हाउस का काम था वो पूरा कराया। ये जो आपने बताया, जब आपने रियल एस्टेट की शुरुआत की तो बहुत से लोग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उन्हें पीछे खींच लेती है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है पैसे का, नेटवर्क का और नॉलेज का, यानी कि ज्ञान का, इन्फॉर्मेशन का, कि कैसे क्या करना है। इन तीनों का रोल रियल एस्टेट में बहुत बड़ा है। तो क्या आपने भी ऐसे कुछ चैलेंजेस फेस किए थे? अगर किए थे तो कैसे आप इससे ओवरकम किए? मेरा रियल एस्टेट में जो काम किए, तो रियल एस्टेट में हम जीरो से शुरू किए। मेरे पास ना कोई पूंजी था ना कोई ये था। हम वहाँ पे जीरो से 2,000 रुपये प्रति कट्ठा कमीशन से शुरू किए थे। तो वहाँ से हमको ये मिला उस काम करने से कि पैसा तो कम था, लेकिन हमको वहाँ फ़ायदा ये मिला कि हमको पूरा जीरो से वहाँ सीखने का पहले अवसर मिला। तो जीरो से सीखने का अवसर ये मिला कि खतियान क्या होता है, खतियान से वंशावली कैसे उसको मिलाया जाता है। आज अगर हम ज़मीन परचेज कर रहे हैं 2025 में, तो खतियान बना होता है 1919 का, 1929 का खतियान है। तो उस समय से अभी तक का चैन मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें जो 30 एकड़ का हम लोग जो ज़मीन उनको दिलाए, उसमें हम लोग का वो सब जीरो से सीखने का मिला। उसमें रैयती ज़मीन भी हुआ, खतियाने भी आया, कुछ उसमें ज़मीन था आपका गिफ्ट का भी ज़मीन आया। तो गिफ्ट क्या होता है, उसके बाद उसका जो भी आप आज ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसका पूरा चैन आपको समझना ज़रूरी है, सब मिलना चाहिए वो ज़मीन, नहीं तो फिर बीच में कुछ ना कुछ आपका ये निकल आएगा। तो वो सब जानकारी पहले आप कोई भी, मेरा मानना है शुरू से ये भी मेरा मानना है कि जो आपका ख़ानदानी बिजनेस नहीं है या पुश्तैनी बिजनेस आपका नहीं है, अगर उसमें आप जा रहे हैं तो अगर आप सीखने के लिए, अगर आप कमाने की अपेक्षा न रख के सीखने की अगर मानसिकता से अगर आप जाते हैं तो ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देता है। अब वो जो आपका जो है, आप 2 साल 3 साल वहाँ अगर आप सीखने के लिए मानसिकता से आप अगर सीखते हैं और उसके बाद अपना कुछ करते हैं, तो आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो फिर किसी मोटिवेशन या किसी ट्रेनिंग से नहीं मिलने वाला। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। एजी होम्स, इसकी नींव कैसे पड़ी और एजी होम्स ही नाम आपने क्यों रखा? क्योंकि आपका नाम तो पी से शुरू होता है, तो इसकी स्थापना कैसे हुई? मेरा जो कंपनी का नाम, पूरा नाम है अंश ग्रीन होम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जी। तो अंश मेरा छोटा लड़का का नाम है, तो उसी के नाम पे ये समझिए अंश ग्रीन होम्स इंडिया। क्योंकि मेरा पहला प्रोजेक्ट जो हम वहाँ से जो मेरा फार्म हाउस का जो काम किया, उसके बाद 2013 से फिर अपना इंडिविजुअल काम करने लगे। 2 पार्टनर थे, पहले हम साथ में थे। तो हम और वो जो थे, चूँकि हमको अब ये समझ में आ गया था कि रियल एस्टेट मार्केट उस समय बहुत ये कर रहा था, ग्रो कर रहा था बिहार का, और रेट जो था, जो ज़मीन आज है 2 लाख रुपये कट्ठा है, वो 6 महीना में 4 लाख है, 3 लाख रुपये कट्ठा हो जा रहा था। तो टोकन ही कोई अपना 50,000 का कोई टोकन अमाउंट दिया, पता चला कि 50,000 उसको मुनाफा हो गया, 1 लाख रुपया फ़ायदा हो गया। तो उस समय कंडीशन बहुत ये था ज़मीन का, बिहार में उस समय बहुत ये था। तो हम सोचे कि हम जो इसमें टाइम अपना ये अब 3 साल पूरा जो हमको जानकारी चाहिए था जो सीख लिए, हम अपने पार्टनर को बोले कि चलिए हम लोग अपना अलग शुरुआत करते हैं। मान लिया कि डॉक्टर साहब का ये पूरा था अपना, उनका पूरा संपर्क था, तो अपना बड़ा बड़ा प्लॉट फार्म हाउस का 1 बीघा 2 बीघा 2 एकड़ का अपना आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके अपना बाँटें। लेकिन हम अपना 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट डिवाइड करके हम अपना सेल कर सकते हैं। तो वो हिम्मत नहीं किए, वो कहे कि ये फिक्स ठीक है, कहाँ रिक्स है, ये है वो है अपना करने में। तो हम अपना जो थे से वही हुआ कि अपना, तो आप उनको वहीं पे अपना ये देख रहे हैं अभी
उनका काम, हम अपना अलग एकला चलो का नीति अपना के अपना काम शुरू किए। और पहला मेरा प्रोजेक्ट ऐसे तो छोटा मोटा बहुत सा काम, 10 कट्ठा 5 कट्ठा ज़मीन खरीदे बेचे ये सब। तो वो ज़मीन जो हम लोग इंडिविजुअल ज़मीन जो खरीदना बेचना शुरू किए, तो उसमें शुरू में तो मार्केट जब तेज़ी था तो नहीं पता चला, ज़मीन लिए बिक जाए, आराम से बिक रहा था। लेकिन जब हमको परेशानी आने लगा, जब बड़ा बड़ा प्लॉट बीघा 10 कट्ठा जब रेट हाई होने लगा, 16-17 में रेट काफ़ी, जो ज़मीन पहले 25-30 लाख रुपये कट्ठा था वो 2 लाख 2.5 लाख रुपये कट्ठा हो गया। तो ज़मीन अब पूरा एक मुश्त बेचने में हमको बहुत परेशानी होने लगा। तो हुआ कि तो इसका उपाय क्या किया जाए। तब हम लोग उसका प्लॉटिंग के बारे में सोचे कि अब न है तो उसका प्लॉटिंग करके रास्ता हम लोग निकालें और उसका डेवलप करके पूरा बेचा जाए। तो हम पहला जो हम लोग ये अपना जो ये बनाए उसका नाम था ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट। तो फिर उसको हम अंश ग्रीन सिटी किए, क्योंकि ग्रीन सिटी के नाम से हम लोग का प्रोजेक्ट इतना वहाँ आसपास लोग बना दिया ग्रीन सिटी। तो चूँकि हमको फिर नाम चेंज करना पड़ा, अपना बेटा का नाम से अंश ग्रीन सिटी उसको किए। और वहाँ 50 एकड़ का पूरा हम लोग का पूरा अपने बदौलत सिंगल अपने टीम और ये के बदौलत पूरा उसको डेवलप किए, जिसमें सारा सुविधा जो है रोड, ड्रेनेज, पार्क, स्ट्रीट लाइट, पूरा वहाँ पे 100 आदमी मकान बना के रह रहे हैं आराम से। तो इसी वहीं से हम लोग अंश ग्रीन सिटी से ही नाम अंश ग्रीन होम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2018 में रजिस्टर्ड कराया। जी। तो ये आपने अभी बीच में कहा कि आपने रिस्क लिया, अलग होने का जोखिम उठाया आपने कि आपको कुछ करना है और अपने दम पे करना, अपने बदौलत करना, जितना सीखना था सीख लिया। ये जो रिस्क फैक्टर है ना, यही बहुत लोग नहीं उठा पाते हैं और नहीं कर पाते हैं। तो क्या रियल एस्टेट में रिस्क उठाने में कोई खतरा होता है या रिस्क लेना चाहिए ज़रूर? बिना इस कंफर्टेबल जोन जो है वो आपका वहाँ रहने के लिए नहीं बना है। कंफर्टेबल जोन में आप जो वहाँ, वो एक आपका अस्थाई साधन है। अगर आपको कुछ अगर ज़िंदगी में करना, जीवन में कुछ करना है, तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। जो है उसको पूरा आपको जो आपके पास है आपको दांव पे लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हम भी जैसे शुरू में जब मेरे पास पूंजी नहीं था तो मार्केट से पैसा जो है सो ये ले के भी काम किए। जो शुरुआत में जो हम अपना काम किए 2013 से, तो जो मेरे पास जो कमाए सो था, बाकी हम मार्केट से पैसा ले के भी उसमें काम किए। जो मेरा एक समय में 35 लाख रुपए हम इंटरेस्ट पे बजाते पैसा लिए, और वो पैसा मेरा इंटरेस्ट 70 लाख रुपए हो गया। तो दूसरा आदमी जो है इसमें अगर ये होता, जैसे ही 35 लाख का कर्ज 70 लाख हो जाए, तो आदमी का ये जो पेशेंस जो है सो जवाब दे देता है। और वही वो मूवमेंट होता है जहाँ से आपका लाइफ चेंज होता है। वो जो स्ट्रगल को जो आदमी ये कर लिया, उसके बाद फिर उसका लाइफ, फिर एक प्रॉपर्टी ऐसा हुआ जो हमको जो काम किए उसमें 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट हो गया। ये है रियल एस्टेट का। लेकिन रियल वही है कि एस्टेट बिना है कि रिस्क कब लिए आपका पूरा पूंजी लगा के भी आप 1 रुपया, आप 1 करोड़ रुपया लगा के भी 1 रुपया भी नहीं कमाइएगा। कोई ऐसा है कि आप 50 लाख 5 लाख लगा के भी 50 लाख कमा सकते हैं। रियल एस्टेट वो बिजनेस है। रियल एस्टेट में मैंने ये भी देखा है ना कि 90% एजेंट्स फेल हो जाते हैं चीज़ों को सेल आउट करने में या रियल एस्टेट सेक्टर्स में। तो आपको क्यों लगता है, ऐसा क्यों होता है? आपका कहना सही है कि रियल एस्टेट में 90% लोग फेल हो जाते हैं। ये मेरे बुक जो है रियल एस्टेट सक्सेस फार्मूला, इसमें भी हमने जिक्र किया है, लिखा है इसके बारे में। 90% फेल होने का इसका खास कारण है कि जो इसमें रियल एस्टेट को लोग पार्ट टाइम जॉब समझ के करना चाहते हैं कि चलिए अपना ये कुछ करते हुए इसको चले रियल एस्टेट भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर दूसरा मानसिकता उनका रहता है कि इसमें बहुत, जैसे मार्केट में है, लोग सुनते हैं कि बहुत सा इसमें रियल एस्टेट में पैसा है, तो एक मानसिकता लेके आते हैं कि इसमें जाएंगे बस पैसा तो यहाँ पे बस बरस रहा है, जितना बट ये है उतना ये कर लेना है। तो वो नहीं हो पाता है। वे नौकरी मानसिकता को लेके आते हैं, जॉब
मानसिकता कहिए कि ये इसमें एक फिक्स हमको ये इतना तो निश्चित दिमाग में अपना सोच लेते हैं कि इतना तो हम आराम से कमा ही लेंगे, वो नहीं हो पाता है। तो ये सब जो कारण है वो सीखने पे ध्यान देते नहीं है। पहला जो है रियल एस्टेट में आपका पहला है कि आपको इसमें सीखना है। रियल एस्टेट या कोई बिजनेस जो आप जिसमें आप जाना चाहते हैं, पहले उसमें जैसे ये टेंथ ये करने के लिए आपका जो है से 10 साल लोग ये करता है, 10 साल पढ़ता है पढ़ना 10 है साल। आपको। कोई भी जैसे आप MBA BCA वगैरह जो भी करते रहे हैं उसके लिए सबके लिए समय देना है, 2 साल 3 साल 4 साल का सब ये है। तो आप रियल एस्टेट में लोग आते हैं समझते हैं कि बस आते ही पैसा है, तो वो नहीं होने वाला है। पहले आपको उसमें समय देना है, सीखना है, जानना है, उसके बाद आप रियल एस्टेट में या कोई भी काम में आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये भी है ना सर कि डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि रियल एस्टेट में मैंने कदम रखा और मेरे पास आज डिफेंडर है, मेरे पास आज फॉर्च्यूनर है, मैं इतना अच्छा लैविश लाइफ जी रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं जी सकते। मात्र 1 साल में, मात्र 6 महीने में मैंने इतने प्लॉट्स बेच दिए। तो जो दिखाया जा रहा है और जो सच में रियलिटी है उसमें कितना अंतर है। रियलिटी ये है कि जब फॉर्चूनर और डिफेंडर वो तो आपका अलग बात है कि आप करिएगा तो आराम से 5 साल 10 साल, लेकिन समय इसमें लगेगा आपको। ये नहीं कि आप आते ही आप कोई बड़ा बड़ा जो दिखा रहा है कि 6 महीना साल भर, ये कोई नहीं संभव लॉजिक नहीं है। लॉजिक नहीं है, ये कहीं लॉजिक में फिट नहीं बैठता है। लेकिन हाँ इतना है कि रियल एस्टेट आपका जो है बिजनेस, रियल एस्टेट ही ऐसा बिजनेस है जो आप इसको जीरो से शुरू कर सकते हैं बिना कोई, अगर आप इसमें रियल एस्टेट में अगर आप कोई प्लॉट वगैरह भी परचेज करने रहे हैं, पहला अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं तो आपके आसपास जो भी आपके रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अगर उनसे आप हेल्प मांगिएगा कि पहला प्लॉट खरीद रहे हैं अपना ये है, तो कुछ आपको हेल्प कर देगा। लेकिन जैसे ही अगर आप कोई और हो, शेयर मार्केट हो, ये हो, आप अगर पैसा उधार मांग कर कीजिएगा तो कोई नहीं देगा, क्योंकि जानता है कि क्योंकि हम लोग का पूर्वज ही समझाते थे, बताते थे कि कुछ ना बउआ समझ में आए तो रियल एस्टेट ज़मीन खरीद लो, सोना खरीद लो। ये तो शुरू से ही ये हम लोग का घर में भी सुनते सुनते बड़ा हुए हैं। कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ज़मीन खरीद लीजिए। तो ज़मीन के प्रति चूँकि ये रियल एस्टेट जो है रियल बिजनेस है, क्योंकि इसके नाम में ही लगा हुआ है रियल। बाकी कोई आप जो है बिजनेस उसमें रियल चीज़ नहीं आता है। तो जैसे भगवान भागवत गीता में बोले हैं कि मैं ही भगवान हूँ, वैसे रियल एस्टेट जो है यही कहता है कि मैं ही रियल हूँ। तो इसमें अगर ध्यान से किया जाए तो वास्तविक है काम, इसमें आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा आप इसमें कमा सकते हैं। लेकिन आप शॉर्ट टर्म में अगर शॉर्ट टर्म में आप चाह रहे हैं कि हम ये कर लें तो ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और ये लोगों को समझना चाहिए। हाँ, आप बिहार में हैं, आप बिहार में आप चीज़ों को, यानी कि वो टायर 2 सिटीज़ में आती है जहाँ पे लोग अभी डेवलपमेंट बहुत हो रहा है और लोग अडॉप्ट कर रहे हैं जो NCR से शहर की चीज़ें होती है, जो टायर 1 शहर की, मेट्रो शहर की जो चीज़ें होती है, वहाँ के लोग उसको अडॉप्ट करने की कोशिश और चीज़ों को कर रहे हैं। मोस्टली जो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं वो तो बाहर ही आ गए हैं, वो बाहर शहरों में ही रह रहे हैं। लेकिन जो वहाँ रह रहे हैं वो आसपास के गांव वाले लोग हैं जो आके बस रहे हैं और चीज़ों को कर रहे हैं। इन लोगों को समझाना क्या बड़े शहरों में लोगों को समझाने से मुश्किल है या आसान है कि आप जो दे रहे हैं उसमें सच्चाई है, उसमें सारी चीज़ें हैं, या फिर वो ज़्यादा ठोक पीट के अपनी ज़मीनों को लेते हैं? मानसिकता, ज़मीन खरीदने से पहले तो लोग पूरा इंक्वायरी करना ही चाहिए उसका। और ज़मीन में ख़ास करके आप हम जो अपना देते हैं ज़मीन का, अपने आप से हम अपना क्वेश्चन करते हैं कि ये अगर हमको यहाँ पे प्लॉट ख़रीदना हो, ज़मीन ख़रीदना हो, तो यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए। जो क्वेश्चन अगर आप खुद उसको सलूशन आप दे पाते हैं, जैसे कोई मेरे पास ज़मीन आया, ज़मीन के लिए खरीददार आया, तो पहले आप टोकन अमाउंट दे के जाकर वहाँ पे अपना पोजीशन, पहला होता है ज़मीन, कागज़ आप कितना हूँ समझ लीजिए, कागज़ आप कितना हूँ समझ लीजिए। ज़मीन पे आप पोजीशन एक तरफ, कागज़ एक तरफ। ज़मीन पे सबसे पहले आपको पोजीशन लेना ज़रूरी है। जाकर जो ज़मीन आप ख़रीद रहे हैं उस पर अपना बाउंड्री वाल, पिलर, कुछ भी उस पर 10 दिन का काम ज़रूर से कराइए। 10 दिन का वर्क ज़मीन पे आपको होना चाहिए।
तो आपका बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती है। बाकी ज़मीन खरीदने से पहले जो है से अपना चयन पूरा चेक करना ज़रूरी होता है कि आप शुरू से खतियान से लेकर अभी तक का कितने बार ज़मीन बिका है, किन किन लोगों के पास गया है, कैसे कैसे अभी उसका मालिक कौन है, पहले मालिक कौन था पुराना, वो सब मिला के चयन से करके और क्या ज़मीन लोग करते हैं। अब हम लोग के यहाँ पटना, खास करके पटना में ज़मीन का डिमांड इसलिए हम लोग का ज़्यादा है, रेट भी ज़्यादा है। लोग विश्वास नहीं करते हैं कि पटना में सगुना के आसपास 5-6 करोड़ रुपये कट्ठा ज़मीन होगा, ब्रांच में 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपये कट्ठा ज़मीन होगा। तो ये चूँकि वहाँ का जो भी है बिहार में एक पटना ही ऐसा है अपने आप में एक, जिसको आप कह सकते हैं कि वहाँ पे बेसिक सारी ज़रूरत या एजुकेशन के हिसाब से, रोज़गार के हिसाब से आप एक पटना को ही आप एक मिला जुला के मान सकते हैं। सारी सुविधाएं। सारे सुविधाएं हैं। तो वहाँ बिहार के ही कस्टमर, वहाँ कोई अलग नहीं है, वहाँ बिहार के ही लोग का एक रहता है कि हमको पटना में एक घर छोटा सा चाहिए। ज़मीन हो, घर हो। तो वही कस्टमर वहाँ पे लोकल ही कस्टमर इतना है कि जिसको आप अगर सही से किया जाए तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो लेकिन आपको क्या लगता है सर कि वहाँ पे लोग जो आपके पास आते हैं, जो ज़मीन लेते हैं, जैसे यहाँ रियल स्टेट में एक सरदर्दी भी है कि लोगों को एकदम तुरंत चाहिए, सारी चीज़ें ऑन टाइम चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा बड़े शहरों में फ्रॉड्स भी होते हैं जिससे लोग डर के भी इन चीज़ों को करते हैं। तो क्या छोटे शहरों में भी इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं जिससे लोग डरते हैं? फ्रॉड तो छोटे शहर या बड़ा शहर सभी जगह फ्रॉड हो सकते हैं। फ्रॉड के लिए तो जिसका मानसिकता, ज़मीन का एक ही कहानी है, कहीं उसको हम बुक या कहीं कुछ सुने हैं, जो उसको अगर ये किया जाए कि ज़मीन आपका है, ज़मीन का एक ही फार्मूला, अगर एक फार्मूला से अगर आप उसको जज करते हैं तो आप कभी ठगाइएगा नहीं ज़मीन में। पहला है कि ज़मीन आप वैसे ख़राब ज़मीन ख़राब हो, विवादित हो, आदमी सही हो, डेवलपर सही हो, तो आप मत लीजिए। आदमी सही है, ज़मीन ख़राब है, तो आप उसे मत लीजिए। आप ज़मीन सही हो, आदमी सही हो और लोकेशन सही हो, तो अगर आप ये 3 चीज़ पर अगर ध्यान देते हैं तो आप ज़मीन आपको हमेशा फ़ायदा देगा। बिल्कुल, ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि रियल स्टेट में क्या पर्सनल ब्रांडिंग, जो फाउंडर होते हैं, जो उसके ओनर होते हैं, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग भी इफ़ेक्ट करती है रियल स्टेट के बिज़नेस को या नहीं? पर्सनल ब्रांडिंग तो इफ़ेक्ट करता ही है। पर्सनल आपका, अगर आप सही काम करते हैं तो आपका काम ही बोलने लगता है। आप अगर सही डिलीवर किए हैं तो आपका फिर ये सेल्स का आपका चिंता आपको नहीं करना है। आपके पास केवल ज़मीन व्यवस्था करना है और आपके पास कस्टमर तो ढूंढते हुए आएंगे। जैसे हम लोग 2016 में प्लॉटिंग का काम किए तो उस समय 550 रुपये स्क्वायर फीट से हम लोग वहाँ पे देना ज़मीन को बेचना शुरू किए थे। आज वहाँ पे ज़मीन का रेट 4000 रुपये स्क्वायर फीट हम लोग सेल कर रहे हैं। तो ये जो भी उस समय शुरुआत में जो हमसे लिए ज़मीन परचेज़ किए थे, जो हम पे विश्वास किए, वो आज उनको जो ग्रोथ मिला है, जो रिटर्न मिला है, तो अब वो जो है अपने रिलेशन में, अपने दोस्त में सब लोग को बताते हैं। कोई मेरा नया प्रोजेक्ट आता है तो परमेश जी से हम ये 2016 में ज़मीन खरीदे थे, 2018 में खरीदे थे, 20 में खरीदे थे, मेरा ये ग्रो हो गया है, ये मेरा फ़ायदा हुआ है। तो जो काम आप कीजिएगा वो काम आपको धीरे धीरे आपको पहचान दिलाता है और आपका बिजनेस भी बढ़ाता है। बिल्कुल। ये आपको क्या लगता है सर कि जो कस्टमर्स और फाउंडर के बीच का ट्रस्ट है, जो रियल स्टेट के फाउंडर है, कस्टमर को उन पे ट्रस्ट होना चाहिए या जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उन पे ट्रस्ट होना चाहिए, या मतलब ये ट्रस्ट बिल्डिंग की जो फैक्टर है, जो प्रक्रिया है, वो कैसी होनी चाहिए कस्टमर और उस कंपनी के फाउंडर और एम्प्लॉय के साथ? ट्रस्ट तो मेन अगर आपका ये है फाउंडर पे ही सारा निर्भर करता है। एम्प्लॉय तो आते जाते रहते हैं। जैसे अभी अगर आप बड़ा से बड़ा कंपनी में जो भी है, हर साल कितने एम्प्लॉय आते हैं, कितने एम्प्लॉय बाहर जाते हैं, लेकिन कंपनी पे वो कोई असर नहीं पड़ता है जब तक कि फाउंडर अपना स्टेबल है, ठीक है। जहाँ फाउंडर डगमगाया वहाँ पूरा कंपनी
बिल्कुल। ये हो जाता है। तो फाउंडर का ही मेन बेसिकली होता है, बाकी एम्प्लॉय भी उसमें रोल अपना ये करते हैं। एम्प्लॉय भी ऐसा, क्योंकि वो कंपनी को प्रेजेंट करते हैं आपके एम्प्लॉय, तो वो एम्प्लॉय में उतना आपका वो शिष्टाचार वगैरह जो रहना चाहिए कि हाँ आए तो कस्टमर आपके पास जब ऑफिस में इंटर करे तो उसको वाव फील हो कि हाँ ये कुछ है अलग रियल एस्टेट का। इसके ऑफिस से अलावे अलग। भी कुछ ये अपना हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको पर्सनल भी उनका बात समझें, और ये जो एक बार हम लोग से जुड़ते हैं ज़मीन में, उनके समझिए कि पारिवारिक रिश्ता भी हम लोग एक माहौल बनाते हैं, जो उनके सारे वो सुख दुख में हम लोग साथ ही रहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। शायद इसीलिए आपकी प्रॉपर्टी और आपके प्लॉट्स के रेट अलग हैं बाकियों से, बाकी वहाँ पे जो लोग हैं एजी होम्स के अलग हैं। और क्यों फिर आप तो ज़्यादा महंगा दे रहे हैं, तो फिर आप पे ट्रस्ट कैसे लोग कर ले रहे हैं, बाकी तो सस्ते में दे रहे हैं। जैसे सस्ता आपका कहना ठीक है कि वहीं पे हम लोग जो जहाँ जो प्रॉपर्टी बेचते हैं जो औरों की अपेक्षा महंगा मिला रहता है। मेरा लोग कहते भी हैं कि आपका प्रॉपर्टी का रेट ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा क्यों रहता है ये समझने की चीज़ होते हैं, क्योंकि पुराना हम लोग का एक कहावत है कि महंगा सस्ता रहो बार 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 महंगा रहो एक बार। एक बार। तो वो है कि आप एक अगर आप ज़मीन आप प्लॉट कोई ख़रीद रहे हैं और उसमें बेसिक कोई आपको हवाबाजी करके कोई प्लॉट बेच दे कि हम आपको ये बना देंगे वो बना देंगे, रास्ता ये कर देंगे, ड्रेनेज बनाएंगे, पार्क देंगे, और ये करके भविष्य की कल्पना करके आपको ज़मीन दे। आज आपको वर्तमान में रियल में जो बोला जा रहा है वो की करके आपको दिया जा रहा है, तो उसमें तो आपको कॉस्ट ज़्यादा लग पड़ेगा। लेकिन एक बार आप जो ज़मीन लोग ख़रीदने के बाद फिर वही प्लॉट उनको सस्ता लगता है, क्योंकि वो जब देखते हैं कि वहाँ रहते हैं कि वहाँ 5 साल पहले जो ज़मीन का जो रेट था और अदर जगह पे वही रेट अभी भी 200-400 स्क्वायर फीट ऊपर नीचे रहता है। लेकिन जो मेरा जो है काम करने का जो मेरा जो साइड है उसका हर 6 महीना पे रेट उसका इंक्रीज करता है, क्योंकि हम लोग बराबर साइड पे मेरा काम चलते रहता है। जी, तो ये रीज़न है इन चीज़ों का। आपको क्या लगता है सर कि जैसे रियल स्टेट में जब एंटर करता है कोई, तो उसमें वो सीख लिया, नॉलेज ले लिया, उसके बाद एंटर कर गया और उसके बाद वो नॉलेज लेना छोड़ देता है कि क्या नए चीज़ें हैं, क्या हो रहा है। रियल स्टेट में एक बार नॉलेज लेके घुस जाने पे सक्सेस मिलता है, या रियल स्टेट में भी आपको रोज़ नई नई चीज़ों को सीखना पड़ता है अपने बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए? मेरा मानना है कि रियल एस्टेट ही नहीं, आप कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें आपको बराबर ये कोई ये नहीं कह सकता है कि जैसे कोई डॉक्टर ही हैं, कोई भी डॉक्टर अगर कह दे कि हम आज जो पढ़ाई किए हैं 5 साल बाद भी वही एजुकेशन हमको आगे भी क्योंकि रोज़ टेक्नोलॉजी बदल रहा है, रोज़ काम करने का तरीका बदल रहा है, चाहे रियल एस्टेट हो चाहे कोई भी फैक्ट्री कोई भी क्षेत्र हो। तो आप एक उसके भरोसे आप कि हम पूरा सीख गए, यही तो ये होता है। आज अगर आप जैसे ही आपके दिमाग में ये एक बात घुस गया कि हम पूरा अब इसका ज्ञाता हो गए हैं, वहीं से आपका निगेटिव होना आपका डाउनफॉल आपका शुरू हो जाता है। तो इसमें लगातार कोई भी बिजनेस में आपको सीखना ही पड़ेगा, नए नए आपको ये सीखना पड़ेगा, ये नए नए टेक्नोलॉजी आपको कैसे ज़मीन का ऑनलाइन हम चेक करें, कैसे लोगों को संतुष्ट करें, कैसे बताएं, कैसे मार्केटिंग का भी तरीका दिन पर दिन बदल रहा है कि आपका फेसबुक ऐड हो गया, में ये आपका इंस्टाग्राम हो गया, ये हो गया, तो ये सब पे आपको सीखना तो पड़ेगा। इनके बिना काम नहीं होने वाला, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री से हो, चाहे कितना हो ऊपर आप पहुंच जाएं, तो जिस लेवल पर हैं उस लेवल से नेक्स्ट के लिए आपको प्रयास करना है, सीखना ही है। बिल्कुल। अगर एजी होम्स में कोई बाहर के लोग, जैसे जो मेट्रो शहर में हैं, आजकल ये एक टर्म्स चल रहा है कि ज़मीन, क्योंकि अब मेट्रो शहर में ज़मीनें बहुत नहीं हैं, तो उनका ये चलता है कि मैं जिस रूट को बिलोंग करता हूँ वहाँ कोई ज़मीन इन्वेस्ट कर लूँ आगे के लिए, फॉर द फ्यूचर पर्पस मैं फार्म हाउस एक बना लूँ, मेरा जहाँ रूट है, जो चीज़ें हैं। तो क्या लोग बिहार में आज के डेट में निवेश कर सकते हैं? क्या उनका आज का किया हुआ निवेश आगे उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा? अभी ये कंडीशंस है या नहीं? अभी का जो ये है बिहार का, अभी बिहार में खासकर पटना में अभी इन्वेस्ट करने का गोल्डन चांस अब ये है।
समय है, क्योंकि वहाँ पे इतने प्रोजेक्ट अभी आसपास सरकार द्वारा लाया गया है कि वो सब आने वाले 5 साल में, जैसे कि हम लोग का बिहटा एयरपोर्ट हो गया। बिहटा एयरपोर्ट 27 में उसका है शुरू करने का, चालू करने का। अभी दानापुर से आपका बिहटा तक फ्लाईओवर का काम हो रहा है, जो वो सबसे बड़ा फ्लाईओवर अभी रहेगा इंडिया का। तो उसके बाद आपका ये है रिंग रोड, वहाँ पे कन्हौली बस स्टैंड एक बड़ा सा आ रहा है। गोरखा बटालियन का ये पूरा ये कैंप आ रहा है, प्लस जुडिशियल का वहीं पे एक पुनपुन में आ रहा है 100 एकड़ का ये स्पोर्ट सिटी वगैरह। तो ये सब पूरा जो क्षेत्र है वो एम्स के आसपास, दानापुर स्टेशन के आसपास, वो सब बहुत नेक्स्ट लेवल का एकदम हाई रिटर्न वाला ये सब जोन है, जो आज के समय में जो आज वहाँ पे इन्वेस्ट कर बाहरी इन्वेस्टर भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा रिटर्न उनको मिल सकता है भविष्य में। बिल्कुल। आपके साथ आपकी कंपनी में कोई एज अ एसोसिएट जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? शेयर जुड़ने के लिए अभी हम लोग एक पटना रिंग रोड पे ही एक हम लोग प्रोजेक्ट का ये 50 एकड़ का हम लोग एक टाउनशिप का प्लानिंग कर रहे हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग का। वहाँ हम लोग एक ये हम लोग किए हैं कि ज़मीन वहाँ हम लोग हाई राइज बिल्डिंग एक फ्लैट का हम लोग वहाँ पे बनाने का। तो अभी चूँकि वो ज़मीन जो सब है 2016 के मास्टर प्लान में वो ज़मीन कंजर्वेशन जोन में है। अभी 2031 में वो सब मास्टर प्लान से चेंज होगा, क्योंकि मास्टर प्लान में जो रिंग रोड जो अभी हम लोग का बना है पटना का, वो अभी कहीं नहीं था। तो उसके आसपास के एरिया आवासीय जोन में सरकार द्वारा वो सब प्रोसेस चल रहा है, वो सब आएगा। तो वहाँ हम लोग का एक है कि हाई राइज बिल्डिंग का प्लान हम लोग वहाँ पे करें। तो उसमें हम लोग एज ए इन्वेस्टर वहाँ पे किसान से डायरेक्ट उनके नाम पर ज़मीन का रजिस्ट्री कराते हैं, प्लस उनका डेवलपमेंट एग्रीमेंट हमारे उनके बीच में होता है एक टर्म कंडीशन पे कि आपको इतना हम फ्लैट, जब ये नक्शा पास होगा तो इतना आपको फ्लैट देंगे, इस पर डेवलपमेंट का काम हम करेंगे। ज़मीन आपके नाम पे है, मोटेशन आपके नाम पे है सारा। तो अभी जो मेन रोड पे ज़मीन हम लोग लिए हुए हैं वो ये है अभी वहाँ 50 लाख रुपए कट्ठा है रिंग रोड पे ज़मीन। उसके किसान से अभी ज़मीन हम लोग 10 लाख रुपए कट्ठा हम लोग को मिल रहा है। तो वो ज़मीन डायरेक्ट हम लोग इन्वेस्टर को के नाम पे रजिस्ट्री करा के डेवलपमेंट एग्रीमेंट करा के वहाँ बड़ा एक लैंड बैंक कहिए कि वहाँ हम लोग एक्वायर कर रहे हैं भविष्य के लिए। बिल्कुल। कोई आदमी है आपकी कंपनी में सपोज आ रहा है, उसको प्लॉट चाहिए और उसके पास 1.5 से 2 लाख रुपए, एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी है, वो इतना रखा है, बाकी उसको लोन हो सकता है या कुछ ऐसी प्रक्रिया आप बता सकते कि कैसे क्या चीज़ें हो। तो क्या कोई आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपए हाथ में रख के आके प्लॉट कुछ खरीद सकता है या नहीं? ज़मीन में जैसे होता है, ज़मीन न खरीदने का हम अपने 15 साल के ये में हम रिसर्च अपना किए हैं कि लोग ज़मीन आखिर शहर में कोई कहीं भी टाउन ये में शहर में लोग जो पता चलेगा कि 20 साल से 25 साल से रह रहे उनके सामने रेट बढ़ रहा है। जो ज़मीन 1 लाख था वो 2 लाख हो गया, 2 लाख होला 4 लाख हो गया, 4 लाख से 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया। उनके आँख के सामने से ज़मीन बढ़ते रहा और वो ज़मीन नहीं खरीद पाए। सबसे बड़ा रीज़न हम वहाँ पे रिसर्च अपना जो किए हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न उनका रहा है कि वो उनके पास मान लिया कि जो ज़मीन वो खरीदना चाह रहे हो, ज़मीन का रेट 5 लाख रुपया है कट्ठा, उनके पास 2 लाख रुपया है। तो वो ज़मीन नहीं खरीद पाते हैं कि 3 लाख रुपया उनके पास है नहीं। अब वो सोचते हैं कि 3 लाख हम व्यवस्था कर लेंगे 2 साल में, तब फिर वो ज़मीन दूसरा ज़मीन उसके आसपास वो नहीं होगा तो दूसरा ज़मीन खरीदेंगे। जब वो 5 लाख इकट्ठा करते हैं, फिर जब वो वहाँ पर ज़मीन के लिए सर्च करते हैं तो ज़मीन का रेट हो गया 10 लाख रुपये कट्ठा। तो वो उनसे ज़मीन इसी दूर भागते जाता है। वो ज़मीन के पास जाते हैं, उतना ही ज़मीन उनसे दूर भागता है। इसका एक ही उपाय है कि जो आपके पास पूंजी है, पैसा है 2 लाख रुपया, तो ज़मीन का जो भी आपका उसमें आप इन्वेस्ट, आप अपने 4 दोस्त को तो 4 दोस्त इकट्ठा कीजिए, 2 दोस्त इकट्ठा कीजिए। 10 लाख का ज़मीन है, 2 लाख आपके पास है, 5 दोस्त और 4 दोस्त और अपना खोजिए और 5 आदमी मिल के वो ज़मीन को परचेज़ कीजिए। 5 साल ये मिल के, और उसके बाद फिर उसको जब
रेट जब ये हो 4 साल में 2 साल में इंक्रीज हो, ज़मीन में जब भी आप जाइए तो लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। शॉर्ट टर्म में आप सोच के मत जाइए कि हम 6 महीना या साल भर में आप जो है से हम 2 लाख का 4 लाख कर लेंगे, ये नहीं होने वाला है। आप अच्छा सोच के जाइए, लोकेशन वहाँ पे पता करके लीजिए कि लोकेशन वहाँ पे आसपास क्या क्या आ रहा है, क्या क्या एमिनिटी है, क्या यहाँ पे लोग यहाँ पे व्यवस्था सरकार द्वारा। और जहाँ आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं वहाँ आपको ये देखना है कि वहाँ लोकल से ज़रूर मिलें। डेवलपर्स के थ्रू आप जा रहे हैं ठीक है, लेकिन लोकल किसान जो आपको जितना जानकारी देगा उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो रियलिटी बताएगा, वो कोई आपको बना बनाया कोई नहीं बताएगा कि ये है। और जो किसान जानकारी दे उसके और लोकल लोगों के से मिल के जो जानकारी इकट्ठा करके ही आप वहाँ पर इन्वेस्ट करें कि ये जो डेवलपर हमको बता रहा है वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है सही, या ये यहाँ पे बस स्टैंड बनेगा, एयरपोर्ट आ रहा है, या और जो भी चीज़ें हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आपको जितना बताएगा सही सही वो कोई नहीं बताएगा। उसके बाद आप वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। और ये अपना ज़मीन के ये नहीं कि आपके पास पैसा है उतना पैसा हो तभी आप ज़मीन खरीदिए। जितना पैसा है आप सामूहिक इन्वेस्ट कीजिए, ग्रुप बना के इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद फिर वही ज़मीन से फिर आप खुद आप जो इनकम अपना जनरेट कीजिएगा, जो आप ग्रुप से जो आपका आ रहा है पैसा आपको उसी रफ्तार से जो पैसा है सो आपका बढ़ेगा। अगर आपका ज़मीन 2 लाख का अभी जो ज़मीन है 5 साल बाद वो 4 लाख का होगा, तो आप 5 साल बाद ज़मीन लेने जाइएगा तो वो तो 2 लाख का 2 लाख जो आपके पास था आज वो 4 लाख वो आपका हो गया, तब जाकर आप ज़मीन खरीद सकते हैं कम पैसा में भी। बिल्कुल। आखिर के 2-3 सवाल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जितने बड़े शहर हैं ना सर, वहाँ पे फ्लैट कल्चर बहुत ज़्यादा आ चुका है क्योंकि लोगों को प्लॉट नहीं मिल रहा अपना ज़मीन बनाने के लिए, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो सोचते हैं कि उन्हें फ्लैट्स में ही ज़्यादा मिलेगा। उनके बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल, सेफ्टी, चोरी का डर नहीं, ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं कि फ़्लैट में मिलेगा। तो क्या अभी बिहार में भी यही सोच है कि उन्हें प्लॉट नहीं लेना है, उन्हें फ़्लैट लेना है क्योंकि वहाँ सेफ्टी ज़्यादा है, या किस तरीके के आपके कस्टमर्स आते हैं आपके पास? जैसे फ्लैट और ये ज़मीन की अगर बात करें तो ज़मीन हमेशा से ही फ्लैट से रिटर्न के मामले में रिटर्न के मामले में अच्छा माना गया है ज़मीन। तो ज़मीन फ्लैट का दोनों का कस्टमर अलग अलग हैं, फ्लैट का भी कस्टमर अलग है, ज़मीन का अलग है। तो जिनका अगर वो ज़रूरत है कि छोटा फैमिली है, जिनको ये है कि अपना बेसिक तो फ्लैट तो बेसिक ज़रूरत है, जो अपना जॉब वगैरह में है उनको तो रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर वो एक फ्लैट ख़रीद लें उसके बाद फिर क्या, उसके बाद फिर उनके पास जो ऑप्शन आता है सो ज़मीन का ही आता है। क्योंकि कोई आदमी ऐसे जिसके पास अथाह पैसा है, 2 नंबर का पैसा है, वो तो अपना फ्लैट वगैरह 2, 4, 5 भी खरीद सकता है। या कोई अपना इन्वेस्टर हो, अपना नो रिस्क ये चाहता हो कि अपना ये तो अपना खरीद सकता है। लेकिन जो अगर वो कम पैसा हो, अपना चाह रहा हो कि ज़मीन में रियल एस्टेट में हम इन्वेस्ट करें, तो ज़मीन से अच्छा उसके लिए कुछ नहीं है। ज़मीन में हाँ रिस्क तो सब जगह है, लेकिन ज़मीन में अगर सही अगर आप जांच पड़ताल से अगर ज़मीन को खरीदते हैं, आप सही डेवलपर को आप पकड़ते हैं, सही सलाहकार सही एजेंट को आप करते हैं। देखिए कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे जिसका कोई ये नहीं है, जहाँ पे गलत लोग नहीं हैं। चाहे कोई फील्ड आप उठा लीजिए, चाहे आप जैसे डॉक्टर, हाँ मेडिकल में ले लीजिए, चाहे राजनीति में ले लीजिए, एजुकेशन में भी ले लीजिए। जैसे स्कैम ये करके हम आपको ये वहाँ एडमिशन ये करके बहुत सा है। तो जैसे ये है कि आप रियल एस्टेट भी है तो उसी में सब तरह से हैं, अच्छे भी हैं, गलत भी हैं। तो आप उनका डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि 5 साल में वो क्या डिलीवर किए हैं, 5 साल का उनका रिकॉर्ड क्या है, जो भी काम किए हैं उनका काम को आप देखिए, लोगों से मिलिए, लोगों से जो उनके कस्टमर हैं उनसे बात कीजिए।
जो डिलीवर किए हैं वहाँ पे वो कस्टमर आपको अच्छा बता देगा, जो उनसे लिए हुए हैं पहले से। फीडबैक लीजिए उनके बारे में कि क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्या आपको लिए थे, क्या क्या आपको सुविधा मिला, आपका मोटेशन वगैरह करा के दिए, दाखिल खारिज में कोई परेशानी हुआ, पोजीशन में कोई दिक्कत हुआ, तो ये सब से बहुत सा चीज़ें क्लियर हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ज़मीन आपका ये ज़मीन में लेके कोई कब्जा कर लेगा और फंस जाएगा, वो सब बहुत पुरानी बातें हैं। अब तो सब रिकॉर्ड है, सब ऑनलाइन वगैरह, बहुत सा गवर्नमेंट का वेबसाइट है, उसी पे सारा क्लियर आपका बहुत सी चीज़ें हो जाती है। बाकी आप वही पोजीशन है, पोजीशन अगर आप ज़मीन जो भी खरीद रहे हैं बिना पोजीशन के मत नहीं खरीदिए। आप वहाँ पे ज़मीन पे बाउंड्री वाल, अब मान लीजिए कि 10 लाख रुपए आप ज़मीन 20 लाख खर्च कर रहे हैं, तो 1 लाख 2 लाख और बाउंड्री में भी खर्च कीजिए और उसका पोजीशन लीजिए। बिल्कुल। एजी होम्स किस तरीके की सिक्योरिटी अपने कस्टमर्स को देता है जब वो आपसे प्लॉट खरीदते हैं? तो एजी होम्स, मेरा एक ही मोटो रहता है कि जो हम अपने जो हमारे कस्टमर हैं उनको कम से कम असुविधा का हो। जो मेरे पास एक बार वो पैसा देने के बाद उनका ना तो उनको कहीं ब्लॉक में का चक्कर लगाना पड़ता है नामांतरण के लिए, ना उनको कोई पोजीशन है तो आपको बाउंड्री वाल, आप वहाँ सारा आदमी व्यवस्था है, आप मिल के उनको सारा व्यवस्था, अगर यहाँ तक कि वो अगर मकान भी ज़मीन बना रहे हैं तो जहाँ जो उनको सुविधा चाहिए वहाँ पे साइट पे हमारे रहता है बाज़ाब्ता, वहाँ पे पूरा टीम है, पूरा उनको गाइडेंस करने के लिए। आप जो भी हेल्प मदद चाहिए वहाँ लोकल में वो सारा हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। माने जितना उनको आप सारा जो है उनका जो भी परेशानी जो भी समस्या है आप हमसे शेयर कीजिए, करते हैं, सारा उनका जो है हम लोग समाधान करते हैं। या कोई भी वेंडर उनको खोजना हो ये हो लोकल में, तो सब हम लोग उनको व्यवस्था करा के टेंशन फ्री उनको ये कराने का कोशिश करते हैं। जो हमारे आप वेबसाइट पे भी जाइएगा तो बहुत से टेस्टिमोनियल वहाँ पे है पड़ा हुआ, और कभी अगर पटना आए तो आके बजाते वहाँ पे लाइव मिल सकते हैं। हमारे जो भी वहाँ पे कस्टमर जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो फीडबैक ले तो सकते। यानी आँख बंद करके आप पे भरोसा कर सकते हैं जिनको भी बिहार में पटना के आसपास ज़मीन लेना है। हाँ बेसिकली वो चाहें तो अपना आराम से, लेकिन ये नहीं कि अब आपके माध्यम से ठीक है आँख मूंद के तो कहीं विश्वास नहीं करें। पहले मेरे ये अच्छा लगा मुझे आपकी बात। हमसे भी अगर आप ज़मीन खरीदे हैं तो मेरे बारे में पता कीजिए, जानिए समझिए, तभी जो बिल्कुल आप बिल्कुल, ये एकदम आपने खरीदिए। सच्चाई बोली। ठोक पीट के, ठोक बजा के पहले आप सब कीजिए, क्योंकि आप क्योंकि पैसा अपने लगा बारे रहे में तो हैं। कोई ये गलत बताता नहीं है बिल्कुल तो हम सच्चाई आप है, भी अपने बारे में गलत नहीं बताएंगे। बिल्कुल सच्चाई है। तो आप किसी से भी, हमसे या किसी से भी आप खरीदते, अगर आप जब प्लॉट या फ्लैट खरीद रहे हैं तो उसके डेवलपर के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपकी अच्छी बात यही मुझे लगी कि आपने ये कह दिया कि भाई मुझ पे ही भरोसा करो तो सोच समझ के करो, पहले मेरे बारे में या जितनों को हमने दिया है उनके बारे में आप जान लो। ये बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल सर आपसे, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसमें, आपने संघर्ष से लेके साम्राज्य बनाया है इस रियल स्टेट की दुनिया में। एक एक चीज़ आपने एक्सपीरियंस किया है, रिजेक्शंस, हानि, कभी सक्सेस मिला, कभी प्रॉब्लम्स आई होंगी, कभी लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाने प्रॉब्लम्स आई होंगी, कभी कोई दलाल आ गया होगा, कभी कोई घुसखोर आ गए होंगे जो आपसे सारी चीज़ों को ये कर रहे हैं। रियल स्टेट इज़ अ वेरी बिग गेम, बट इसमें क्या ऐसी गलतियां हैं जो रियल स्टेट के ओनर्स कर जाते हैं और जिसके कारण उन्हें बहुत कुछ हर्जाना भुगतना पड़ता है? इनफैक्ट यहाँ तक कि उन्हें कभी कभी सरकार अपने शिकंजे में ले लेती है और उनकी सारी प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर देती है। ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो वो कर जाते हैं? वो सबसे बड़ा गलती तो करते हैं कि जो माने ये है ज़रूरत से ज़्यादा कमिटमेंट, कि हाँ ओवर कमिटमेंट जो है वो कर जाते हैं। जो नहीं है अपना बेचने के लिए, ये करने के लिए कुछ भी कमिटमेंट जो कर देते हैं लालच में, वो करने से बचना चाहिए। कस्टमर से जितने आप रॉयल, जितने आप ये रहेंगे उतना ही लॉयल रहेंगे हाँ तो रॉयल रहेंगे, उतना ही कस्ट ये
अच्छा रहता है। जी अ, बिल्कुल। तो यानी कि अगर आप कस्टमर्स के साथ लॉयल हैं, आप उनको कोई ओवर कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, पैसे के मामले में लालच नहीं कर रहे हैं, तो आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और जो एजी होम्स इतने सालों से चला रहा है, जिस वजह से वो आपके साथ टिका हुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। अगर आप भी बिहार में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, आपकी रूट अगर बिहार है और आपको लगता है कि वहाँ पे हमें बना देना, बिहार से बाहर रहते हैं आपको लगता है कि हमें एक प्लॉट ले लेना चाहिए ताकि मैं कभी भी जाऊँ तो वहाँ पे आराम कर सकूँ और अपने रूट को याद कर सकूँ, तो ज़रूर आप एजी होम से संपर्क कीजिए। नीचे नंबर है, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वेबसाइट की डिटेल्स है, जिस पे आपको इनके टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बेशक बहुत अच्छे से जांच परख के आप एजी होम्स के साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।